हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो यार, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो कैसे हैं, इस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मतलब ये भारत और अमेरिका के पारस्परिक आपस में जो संबंध हैं ये एक ऐसी पहेली जैसा बनते जा रहे हैं जो कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं भारत और अमेरिका बहुत गहन सहयोगी हैं। दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं, दोनों देश बड़े लोकतंत्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं व्यापारिक तौर पर भी भारत और अमेरिका के बीच की जो नजदीकी है, जो एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे का सम्मान है, वो बढ़ रहा है। लेकिन साथ के साथ ऐसे भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अमेरिका ने इस तरह के कदम उठाए हैं या इस तरह के स्टैंड लिए हैं जिनको लेकर भारत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जिनको लेकर भारत ने बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है, या ऑब्वियसली कोई भी देश बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं देगा। आपने हाल ही में सुना होगा, अमेरिका में भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर आरोप लगा था कि उसने एक अमेरिका के अंदर एक खालिस्तानी जो आतंकवादी था उसकी हत्या करने का प्रयास किया, जिसको लेकर अमेरिका सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था और यह कहा था कि भाई भारतीय मूल का एक व्यक्ति इसमें लिप्त था, भारत उसकी जांच कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये चर्चा आपने सुनी होगी। अभी इस मामले में इस मामले में नहीं, इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय क्या करता है, एक मानव अधिकारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हर साल ये रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट कोई छोटी मोटी ऐसे एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है। ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, बेसिकली वहां के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने इस रिपोर्ट को खुद जारी किया है। यानी कि दुनिया भर के देशों में मानव अधिकारों की क्या दशा है, मानव अधिकारों के कमिटमेंट को लेकर दुनिया के देश क्या कर रहे हैं, क्या उनका स्टैंड है, किस तरह का उनका आचरण है, इसको लेके ये एक रिपोर्ट जो है अमेरिका जारी करता है। और इस रिपोर्ट में इस बार जो ये रिपोर्ट आई है, भारत को लेकर काफी ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे भारत सहमत नहीं होगा। तो अगले 5-10 मिनट में हम इस बात को समझेंगे कि अमेरिका ने इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा है, स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसी क्या बातें कही हैं इस रिपोर्ट में, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे यहां स्टडी IQ-IAS हिंदी में हम 2 नए ऑप्शनल शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा में। इतिहास मनोज सर कराएंगे, PSIR अमरेंद्र सर कराएंगे। तो अगर आप इतिहास या PSIR पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं इतिहास या PSIR अपने मेंस के लिए, तो आपके पास अब हिंदी माध्यम में इन दोनों विषयों को सीखने के लिए भारत के सबसे अच्छे टीचर्स उपलब्ध हैं। AJ लाइव कोड लगाइए, दोनों में से जो कोर्स आपको लेना हो 15,999 में आप ले सकते हैं। 6 मई से बैच शुरू हो रहा है दोपहर 1 बजे का। हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए, इस कोर्स की सारी डिटेल्स देखिए, इससे ज्यादा आपको सुविधाएं और किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप P2I बैच लेना चाहते हैं तो P2I बैच के लिए यह भी आप याद रखें कि हमारा जो P2I बैच है वो आज से शुरू हो चुका है, 26 तारीख से सुबह 8 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 में इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, 18 किताबें आपको मिलेंगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको रेसिडेंशियल सुविधा मिलेगी। आप मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली आ पाएंगे। ये वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना जो है वो सब इसी फीस के अंदर होगा। AJ लाइव कोड लगा के 29,999 में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा करते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है क्या। तो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट होता है, स्टेट डिपार्टमेंट बेसिकली अमेरिका के विदेश मंत्रालय को कहा जाता है, जिसके मंत्री एंथनी ब्लिंकन है। तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय जो है वो एक रिपोर्ट जारी करता है दुनिया भर में मानव अधिकारों की। और इस रिपोर्ट में इस बार उसने क्या कहा है कि भारत जो है वो मानव अधिकारों के हनन का दोषी है। इस बार यह कहा गया है कि भारत में मानव अधिकारों का हनन, मानवाधिकार जो है दुनिया में, उनका हनन जो है बहुत सामान्य हो गया है। कुछ ऐसे दर्जन भर से ज्यादा प्रकार के मानव अधिकार बताए गए हैं जिनका हनन जो है भारत देश में निरंतर किया जा रहा है। ऐसा आरोप यह रिपोर्ट भारत पे लगाती है। तो कई सारी बातें ये रिपोर्ट करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि जैसे खास तौर पे ये रिपोर्ट क्या क्या खास बातें करती है, मणिपुर की हिंसा का जिक्र करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि भाई मणिपुर में एक प्रकार का नस्लीय विवाद हुआ, जो कि हम सभी जानते हैं। मणिपुर राज्य में
एक नस्लीय विवाद हुआ, उसमें नस्लीय हिंसा हुई और वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकारें जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार से इस हिंसा को रोकने के लिए ज्यादा तत्पर लगी नहीं। ये तो हमने बहुत बार चर्चा करी है कि यार मतलब ऐसा कितने तकरीबन साल भर हो गया यार, दो ग्रुप लड़ रहे हैं, क्या चल रहा है ये। मतलब अगर सरकारें चाहें तो रोक सकती हैं, लेकिन जैसा कि बार बार मैंने बताया कि खासतौर पर मुख्यमंत्री जो है वहां के, वो तो एक पक्ष को आतंकवादी कहते रहते हैं। तो भाई मतलब सरकारें जो हैं वो निश्चित तौर पर इस हिंसा को रोकने के लिए ज्यादा कटिबद्ध लगी नहीं। सरकारों ने ऐसा कुछ ज्यादा विशेष प्रयास किया नहीं कि इस हिंसा को रोका जा सके। तो यह मानव अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है कि नस्लीय हिंसा हो रही है और आपकी स्थानीय सरकार उसको रोकने के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं रही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी पर अत्याचार बढ़े हैं कि जो भी सरकार के विरुद्ध, सरकार का विरोध करने के लिए कोई भी आगे आता है तो उसका दमन किया जाता है। इसमें वो एग्जाम्पल देते हैं पत्रकारिता में बीबीसी का एग्जाम्पल देते हैं, जो आपको आई थिंक मैंने आज भी आपको बताया था किसी एक लेक्चर में अपने। और आप वैसे भी जानते होंगे कि बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जब उन्होंने एक गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको इन दंगों में कुछ हद तक ऐसा कहा गया कि वो शायद इन दंगों के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्री देखने का अवसर नहीं मिला मेरे को, क्योंकि भारत सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित किया तो किया, उसके अगले ही दिन, उसके कुछ दिनों के अंदर बीबीसी के सारे दफ्तरों पे इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारने शुरू कर दिए। इस तरह की चीजें हुई। इसके अलावा आपके यहां जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो एनजीओ हैं, कुछ मिला के पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे एनजीओ की फंडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह बात भी हम जानते हैं कि एनजीओ को एक एफसीआरए का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, विदेशी फंडिंग ले सकते हैं। सबसे प्रमुख एनजीओ में से सीपीआर है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ था ये, लेकिन अब इनकी फॉरेन फंडिंग पर बैन लगा दिया गया है। तो अभी अपनी गतिविधियां कैसे करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह के एनजीओ जो कई बार भाई काम करते हैं, जो सिविल सोसाइटी के समूह हैं, आपके यहां लेखक हैं, आपके यहां विचारक हैं, उन लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार की चीजें जो हैं की गई हैं कि उनको जेल में डाला गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करी गई है। इसके अलावा यह मेंशन करता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो आपके यहां अल्पसंख्यक हैं और जो आपके यहां जातिगत तौर पे पिछड़े हुए हैं, यानी कि दलित लोग हैं, उन लोगों पर गाय के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमले हुए हैं, गाय ले जाते हुए हमले हुए हैं। यह बात भी यहां पर कही गई है कि भाई इस प्रकार के हमले हुए हैं कि अगर वो गाय जो पशु है उसको अगर कहीं लेकर जा रहे हैं तो इन लोगों पर हमले किए गए हैं। ऐसे मामले देखने में आए हैं और ऐसे भी कई सारे मामलों में कुछ राज्यों की पुलिस जो है वो हमला करने वालों का ही साथ दे रही है। तो ऐसा कई बार देखा गया है। इस प्रकार की बात भी रिपोर्ट कहती है। राजनीतिक बदले की भावना के बारे में यह रिपोर्ट कहती है और राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा दे दी थी एक गुजरात की लोकल कोर्ट ने, जो मतलब बहुत ही अजीबोगरीब डिसीजन था, डिफेमेशन का केस था जिसमें 2 साल अधिकतम सजा होती है, कोई औचित्य नहीं था वहां पे उनको 2 साल के लिए दंडित करने का। यह इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। याद रखिएगा कि विपक्ष के नेता को एक लोकल कोर्ट जो है, एक छोटी स्थानीय कोर्ट जो होती है, ऐसा भी नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था, स्थानीय कोर्ट ने, कि विपक्ष के नेता को स्थानीय कोर्ट जेल भेज देती है। स्थानीय कोर्ट जो है वो ऐसी सजा देती है, ठीक 2 साल की दी, क्योंकि 2 साल के बाद अगर 2 साल की सजा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो विपक्ष के नेता को स्थानीय कोर्ट दंडित कर रही है। तो एक तरह से राजनीतिक विरोध करने का जो एक मानव अधिकार है ना भाई, ये भी तो एक मानव अधिकारों का हिस्सा है कि अगर आप अपने देश की सरकार का या किसी एक डोमिनेंट पार्टी का विरोध करना चाहें तो यह आपका अधिकार है। लेकिन यूएस की ये रिपोर्ट ये कहती है कि भाई यहां पर क्या है, भारत में निश्चित तौर पे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ हमको नजर आता है। एंथनी ब्लिंकन साहब ने खुद ये रिपोर्ट जारी करी। तो भारत जो है इस रिपोर्ट को, मतलब आप इस रिपोर्ट को ऐसा नहीं मान सकते कि ठीक है चलिए किसी विभाग की होगी, सरकार का मत इसमें शामिल नहीं है। एंथनी ब्लिंकन ने खुद ने इस रिपोर्ट से खुद को जोड़ा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का इस पर रिएक्शन आया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि यह रिपोर्ट जो है यह बायस्ड है। उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कहा है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है बेटा?
पूर्वाग्रह का मतलब यह होता है जब आप किसी चीज के बारे में पहले से ही मन बना चुके हो, जो कि आजकल हम सब में हो गया है। मैं ये मानता हूं कि आजकल की राजनीति, आजकल का सामाजिक परिवेश इस तरह का हो गया है कि हम सब पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। हम सब डिसीजन पहले लेके आते हैं हर चीज में। ये मैं अपनी क्लासेस में भी देखता हूं आमतौर पे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आमतौर पे लोग पहले से ही सोचकर आते हैं कि भाई, और खास तौर पर राजनीतिक मामलों में, कि आप एक राजनीतिक दल के इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, या पहले ही सोच के आते हो क्लास में। तो वो क्या कर रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूर्वाग्रह का मतलब यह होता है कि आप पहले ही सोच चुके हो, आप निर्णय पहले ही बना चुके हो। तो अब ये भारत ने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, यानी कि ये विदेश विभाग जो है ये मन पहले ही बना चुका था कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसा कुछ रिपोर्ट बनाना है। तथ्यात्मक जो ब्यौरे इसमें कुछ मैटर करते नहीं है। भारत ने कहा है कि ये रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, और ये कहा है कि भाई भारत की वास्तविकताओं की समझ नहीं है, कि अमेरिका की जो संस्थाएं ये रिपोर्ट बना रही हैं उनको भारत की वास्तविकताओं की समझ नहीं है। कि आप वहां से बैठकर कैसे तय कर सकते हो कि हमारे यहां क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, हमारे यहां किस तरह की कानून की समस्याएं हैं, हमारे यहां न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, ये हमको पता है ना यार। आप वहां बैठकर हमारे देश के सिस्टम्स पर आप जजमेंट पास करते हो, ये उचित नहीं है। तो भारत ने यह कहा है कि हम इस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लेते, और भारत के विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों जिनसे वो वार्ता कर रहे थे, प्रवक्ता भारत के विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा आप भी इस रिपोर्ट को सीरियसली मत लीजिए, हम भी नहीं ले रहे। ये रिपोर्ट जो है पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ये रिपोर्ट जो है ये भारत की वास्तविकताओं के बारे में अमेरिका के विदेश विभाग की अभिज्ञता को ही बताता है और कुछ नहीं बताता। तो ये रिएक्शन दिया है। लेकिन देखिए, रिएक्शन कुछ भी हो, थोड़ा सा हमें इस बात को लेकर सचेत रहना होगा कि भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि जो होती थी, एक लोकतांत्रिक देश की, एक ऐसे देश की जहां पर समस्याएं हैं, लेकिन जहां की सरकारें जो हैं वो उन समस्याओं को सुलझाने में जी जान से लगी हुई हैं, या फिर कम से कम एक लोकतांत्रिक और समानतावादी ढांचा बनाकर रखा हुआ है, वो छवि जो है वो थोड़ी सी धूमिल हो रही है। और हम भले ही इन रिपोर्ट्स को गलत कह दें, लेकिन इन रिपोर्ट्स का प्रभाव पड़ता है। तो इन रिपोर्ट्स को लेकर भारत को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको जल्दी से फिर से बता देता हूं कि भाई P2I बैच शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाना है, 29,999 में जुड़ जाना है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएगा। GS की कंप्लीट तैयारी, आपको इससे बेहतर बैच नहीं मिलेगा। और साथ के साथ अगर आप ऑप्शनल को लेकर परेशान थे तो वो समस्या भी आपकी हल हो गई है। हिस्ट्री पढ़ाएंगे मनोज सर, PSIR पढ़ाएंगे अमरेंद्र सर। 6 मई से बैच शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे से। AJ लाइव कोड लगाना है, 15,999 में जुड़ जाना है। इनसे अच्छे बैचेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाइए और इन बैचेस में जिस बैच से आपको संतोष मिले, जो बैच आपके लिए उपयुक्त हो, उससे आप तुरंत जुड़ जाएं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।